इमरान खान साहब ने कहा कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन ख़त्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फ़ायद ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने नज़रिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बददयानती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। अल-कादर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी से काम ले रहा है। अल-कादर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। कल भी इस केस की समाअत के लिए इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया तो उससे एक दिन पहले की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी पहले तकरीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस केस का फ़ैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाब बनाकर फ़ैसला मुअख्खर कर देना इंतहाई मज़ायका खेज़ और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अब आप अंदाज़ा करें कि कैदी ये कह रहा है कि सज़ा क्यों नहीं सुनाई, आपको ये फ़ैसला सुना देना चाहिए था। मेरी अदम मौजूदगी का बहाना ना बनाते, जज को फ़ैसला सुना देना चाहिए था। निज़ाम आगे आगे भाग रहा है, जिनके पास फ़ैसला है। जज साहब भी निकल लिए, पूरा निज़ाम आगे आगे भाग रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं सुनाओ फ़ैसला, मैं आता हूं या नहीं आता, फ़ैसला सुनाओ। मुझे 11 बजे का वक्त दिया, मैंने अपने वकीलों के साथ आना था 11 बजे, ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन अगर उससे पहले भी फ़ैसला सुनाना है तो सुनाओ फ़ैसला। तारीख का एक अजीबोगरीब कैदी है जो पूरे निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अल-कादर ट्रस्ट केस का आगाज़ तब हुआ था जब हसन नवाज शरीफ ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज की फैमिली को बेची और NCA ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया कि जनाब ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं है, इतनी महंगी क्यों बिक गई, और ये ट्रांजैक्शन जो है मुश्तबा है, इसके ऊपर उन्होंने शक का इजहार किया, मशकूक। कार्रवाई का आगाज़ किया। NCA ने ही इनसे सवाल किया कि यह जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फरोख्त की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने अपने बेटे का जवाब देकर कि ये 9 अरब रुपया इजाफी किस तरह इनके बेटे ने मलिक रियाज से हासिल किया। पहले तो नवाज शरीफ का बताए ना कि 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में मलिक रियाज को कैसे बेचा। जहां तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वैसे अगर ये मामला ऐसे है तो इस मामले को ऐसे उठाना चाहिए था इमरान खान साहब के अपने दौर में, यानी इस मामले को ज़रूर उठाना चाहिए था कि जनाब ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ के बेटे ने अपनी प्रॉपर्टी, वैसे PTI वाले उस दौर में कहते थे, मैंने ये स्टेटमेंट तो सुने थे, लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा उठा नहीं उस दौर में। वैसे भी शरीफ खानदान के खिलाफ जो मामला होते हैं वो ज़्यादा उठते नहीं हैं। जहाँ तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो ये रकम बराह रास्त NCA ने मलिक रियाज फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फ़र्ज सिर्फ मख्फी रखने की हद तक जो उनका मुआहदा था उसको बरकरार रखना था। यानी जो एक खुफिया मुआहदा मलिक रियाज का और NCA का हुआ था, उस मुआहदे को अगर हम बरकरार रखते तो इस सूरत में ये पैसे हमें मिलते, अदरवाइज फिर हमें इसकी लिटिगेशन में जाना पड़ता। और हमने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए मंजूरी दी, क्योंकि इससे पहले एक साथ पाकिस्तान में इतनी रकम कभी वापस नहीं आई थी। अल-कादर ट्रस्ट का इस रकम से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो ट्रस्ट तो इस मुल्क की आमद से 1 साल कबल ही कायम हो चुका था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूर दराज के तलबा को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दुनियावी तालीम देकर उनके लिए इल्म की शम्मा रोशन करना था। अल-कादर ट्रस्ट से मुझे या बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं है। ये ट्रस्ट शौकत खानम और दिमल की तर्ज पर एक फलाई इदारा है। इसको अगर बंद भी कर दिया जाता है तो ये रकम उन अफराद को वापस जाएगी जो इसके डोनर हैं। मुझे इस रकम से कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। मैं वादे कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों के करप्शन के केसेस माफ़ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान पर बहीमाना तशद्दुद किया गया। हम इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली पर एक्शन लें। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई।
हमारे पास बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करने के अलावा अब कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब ने तमाम अदालतों का दरवाज़ा तो खटखटाया ना, हर अदालत में वो गए हैं, उन्होंने इंसाफ मांगा, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, लेकिन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का याह्या अफरीदी साहब का कि उनको बड़ी तकलीफ़ हुई गवादर में और बलूचिस्तान में जो लापता अफराद का मामला है, जब उनको वो हक़ाइक़ पता चले तो वो हिलकर रह गए। लेकिन इसके बारे में उन्होंने पिछले 24-36 घंटे में क्या किया? क्या उन्होंने लापता अफराद के हवाले से कोई एक्टिविटी की? क्या उन्होंने कोई सो मोटो नोटिस लिया? क्या उन्होंने इदारों को बुलाकर पूछा? या उन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कदम उठाया? कुछ भी नहीं किया। हत्ता कि उनके अपने वकील लापता होते रहे, उनके बारे में वो कुछ नहीं कर सके। लाहौर से एक वकील लापता हो गए थे, ये हसान न्याजी भी एक वकील है। फिर जो इंतज़ार पंजूथा के साथ हुआ उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया। सहाफ़ी लापता हुए, शायर लापता हुए, बहुत सारे बलोच हमारे पाकिस्तानी भाई वो लापता हैं, बहुत सारे कबायली हैं वो लापता हैं, कश्मीरी हैं वो लापता हैं। तो पाकिस्तान के हर कोई ऐसा इलाका पाकिस्तान का नहीं है जहाँ से बंदे लापता नहीं है, हर जगह से बंदे लापता करवाए गए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दुख का इजहार किया, लेकिन किया कुछ नहीं। अब इमरान खान साहब कहते हैं जनाब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, बल्कि उन्होंने बैरिस्टर अली जफ़र को और सलमान अकरम राजा साहब को, गालिबन इन लोगों को ये ड्यूटी भी दी है कि आप लोग फौरी तौर पे ख़त तहरीर करें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व किया जाए और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में किस किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों को एक ख़त भी लिखूंगा ताकि इन बेकसूर शहरियों की सुनवाई हो। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुतालबा है कि इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुल्क में तहरीक इंसाफ को कुचलते कुचलते पूरे निज़ाम को ही रौंद दिया गया है। मुल्क में मईशत का हाल बदतरीन है, बैरूनी सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर है। SIFC और उड़ान प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ग्रोथ रेट ना बढ़ने से मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। शानदार दिमाग और सरमाया मुल्क से तेज़ी से बाहर जा रहा है क्योंकि किसी को इस मुल्क के इस्तेहकाम पर यकीन नहीं रहा। पाकिस्तानी कंपनियां अपना कारोबार दुबई में मुंतकिल कर रही हैं। ऐसे मुल्क में कभी मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जहां कानून की हुक्मरानी ना हो। पाकिस्तान मुआशी बुहरान में दब चुका है और जब तक अवामी एतमाद की हामिल हुकूमत ना लाई गई इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब आ जाए इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा। इमरान खान साहब की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो इंक्वायरी चल रही थी, उसमें इमरान खान साहब ने जिन लोगों ने सवालात किए इमरान खान साहब से, उनसे इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोज़ाना वहाँ देखता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा जेल में जो लोग उनको मिलने आए थे। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इमरान खान साहब को जब सरकारी लोग मिलने आए तो उन्होंने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि मैं रोज़ाना वहाँ देखता हूँ, उससे आगे कुछ नहीं है, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाके बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। ये नहीं, फांसी घाट की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि मैं रोज़ाना फांसी घाट की तरफ देखता हूँ, और उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मुझे नहीं मार सकेंगे, और ये मैक्सिमम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो मकतल है या जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूँ रोज़ाना, जाओ जाकर बादशाह को बता दो। अब इसमें आमिर मुगल साहब ने लिखा कि याद रहे कि इमरान खान को उन्होंने मुर्शद लिखा फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था और इमरान खान साहब ने ये बात की है। अब हुकूमत ने नाजरीन हाथ खड़े कर दिए। हाथ कैसे खड़े किए ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हुकूमत ने राणा सनाउल्लाह साहब को मैं गवर्नमेंट इसलिए समझता हूँ कि वो हर चीज़ के अंदर शामिल रहते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है। शरीफ ख़ानदान के बहुत करीबी हैं। पंजाब जहाँ पे PMLN का असल में जहाँ पे PMLN है कुछ बची है तो वो पंजाब है, तो पंजाब के वो सदर भी हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी PTI हमसे हमारी बसात के मुताबिक ही मांगे, हमसे वो ना मांगे जो हमारी बसात से बाहर है। ये PTI वालों को हमसे ज़्यादा पता है कि हमारी बसात कितनी है। यानी अब राणा सनाउल्लाह साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इमरान खान साहब की जेल में हम मुलाकात करवा सकें। यानी हुकूमत की औकात इतनी है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी ये हुकूमत
नहीं करवा सकती कानून और आईन के मुताबिक। और अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर रही है। अब ये करेंगे क्या आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में जो हरकतें ये करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लड़ाई शुरू हो जाएगी फैसल वाडा जैसे कैरेक्टरों में और पीएमएल-एन में और पीपल्स पार्टी में। फैसल वाडा जैसे जो एस्टेब्लिशमेंट के कैरेक्टर्स हैं या कुछ सहाफी है, वो ये कहते रहेंगे देखें पीएमएल-एन इस जुर्म में हिस्सेदार थी, ये उन्होंने किया है, ये नहीं हो सकता कि ये एस्टेब्लिशमेंट डाल दें। अब पीडीएम की जो जमातें हैं वो सारा कुछ मलबा एस्टेब्लिशमेंट में डाल के वो कहेंगे जी आओ हम पॉलिटिकल लोग बैठ के कोई हल निकालते हैं। ये तो सारा किया कराया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है और एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दे भी दिया है और उन्होंने जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं उनके हवाले से उन्होंने अमल नहीं हुआ ना उनके ऊपर। तो फैसल वाडा ने कहा कि मरियम नवाज है जी उसके लिए वजह, पुलिस मरियम नवाज के मातहत है, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना या कोई और किरदार नहीं है। ये अब फैसल वाडा कह रहे हैं नून लीग डालेगी एस्टेब्लिशमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट डालेगी नून लीग पे। इन दो बयानात से आपको समझ आ जानी चाहिए और हुकूमत कितनी बेबस है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। ये राना सनाउल्लाह के बयान से आपको पता चल जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये सारा मलबा सियासतदानों पे डालेगी ये आपको फैसल वाडा के बयान से पता चल जाता है।